आज की चर्चा में आपका स्वागत है। कभी ध्यान नहीं आया कि घर में रखी चांदी की थाली या चम्मच कुछ समय बाद काली क्यों पड़ जाते हैं? हाँ बिल्कुल। या फिर लोहे का गेट या ग्रिल पर वो भूरी सी परत जम जाती है। हाँ, जिसे हम जंग कहते हैं। ये सब चीजें रोजमर्रा की हैं, पर इनके पीछे का विज्ञान क्या है? सही बात है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे हाथ में है एनसीईआरटी कक्षा 10 की विज्ञान की किताब का अध्याय 3, धातु एवं अधातु। हाँ। और हम खास तौर पर दो चीजों पर गौर करेंगे: संक्षारण मतलब कोरोजन, और मिश्र धातु यानी एलॉयज। अच्छा, तो मतलब हम समझेंगे कि ये संक्षारण होता क्या है, लोहे में जंग क्यों और कैसे लगता है। हाँ, और इसे रोकने के क्या तरीके हैं, और ये मिश्र धातुएं क्या चीज हैं जिनसे मतलब हमारी दुनिया भरी पड़ी है। बिल्कुल। तो तैयार हो जाइए, हम इस किताब के पन्नों से कुछ काम की और दिलचस्प बातें निकालने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले बात करते हैं संक्षारण की। हमने चांदी के काले पड़ने का जिक्र किया था शुरू में। हाँ। किताब बताती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांदी हवा में मौजूद सल्फर गैस से धीरे धीरे क्या कहते हैं रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। अच्छा, सिल्वर सल्फाइड, और वो ही काला दिखता है। हाँ बिल्कुल, और यही सिल्वर सल्फाइड की परत काली दिखती है। समझ गए। और तांबे के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तांबे के बर्तन या तार देखे होंगे, हाँ, एकदम चमकीले। लेकिन हवा में मौजूद नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने पर उन पर एक हरी परत चढ़ जाती है। हाँ, देखिए वो हरी परत, वो क्या होती है? ये हरी चीज ये है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब अच्छा। तो चांदी काली पड़ी, तांबा हरा हुआ। ये सब संक्षारण के ही रूप हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, अलग अलग धातुओं पर अलग अलग असर। लेकिन सबसे आम और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला उदाहरण है लोहे में जंग लगना। हाँ, वो तो है ही। कोई भी लोहे की चीज अगर उसे नमी वाली हवा में छोड़ दें तो कुछ समय बाद उस पर भूरे रंग की पपड़ी जैसी परत जम जाती है। वही है जंग। हम्म। पर सवाल ये है कि जंग लगने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ हवा, सिर्फ पानी, या कुछ और भी? हाँ, ये जानना जरूरी है कि असल में कंडीशंस क्या है। इसे समझने के लिए किताब में एक बड़ा सीधा साधा सा प्रयोग दिया गया है। सोचिए, 3 टेस्ट ट्यूब ली, ए, बी और सी। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब्स। तीनों में एकदम साफ लोहे की कीलें डाल दी। ओके। अब ट्यूब ए में कीलों के साथ थोड़ा पानी डाला और ऊपर से कॉर्क लगा दिया। हम्म। तो इसमें कीलों को पानी भी मिला और कॉर्क के ऊपर जो हवा बंद थी वो भी मिली। मतलब हवा और पानी दोनों। ठीक। ट्यूब बी में क्या किया? हम्म। इसमें पानी तो डाला, लेकिन पहले पानी को उबाल लिया। उबाल लिया? क्यों? उबालने से क्या हुआ, पानी में घुली हुई हवा निकल गई। फिर कीलों को इस उबले पानी में डाला और ऊपर से थोड़ा तेल डाल दिया। तेल? तेल क्यों? तेल पानी पर तैरता रहा और हवा को वापस पानी में घुलने से रोका। फिर कॉर्क लगा दिया। तो ट्यूब बी में कीलों को सिर्फ पानी मिला, हवा नहीं। अच्छा, तो तेल ने हवा को ब्लॉक कर दिया। समझ गई। मतलब सिर्फ पानी। हाँ, और ट्यूब सी, इसमें कीलों के साथ पानी नहीं डाला, बल्कि डाला थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड वो क्या करता है? ये केमिकल हवा की नमी को सोख लेता है। फिर कॉर्क लगा दिया। तो ट्यूब सी में कीलों को हवा तो मिली, पर सूखी हवा, बिना नमी के। अच्छा, तो ट्यूब ए में हवा और पानी, ट्यूब बी में सिर्फ पानी, हवा नहीं, और ट्यूब सी में सिर्फ सूखी हवा, नमी नहीं। बिल्कुल। देखिए, ये तीनों टेस्ट ट्यूब अलग-अलग कंडीशन बना रही हैं। ट्यूब ए में वो माहौल है जो आमतौर पर होता है, लोहा, हवा और पानी एक साथ। हाँ। ट्यूब बी में हवा गायब है, सिर्फ पानी है। और ट्यूब सी में पानी मतलब नमी गायब है, सिर्फ हवा है। मकसद यही था कि पता लगाया जाए कि जंग लगने के लिए असल में कौन सी चीज जरूरी है। और नतीजा कुछ दिन बाद जब इन टेस्ट ट्यूब्स को देखा गया तो एकदम साफ पता चल गया। क्या हुआ? सिर्फ ट्यूब ए की कीलों पर जंग लगा था। सिर्फ ए में? हाँ, ट्यूब बी और सी की कीलें वैसी की वैसी थी, उन पर कोई जंग नहीं था। अरे वाह! तो ये प्रयोग क्या साबित करता है? यही कि लोहे पर जंग लगने के लिए हवा मतलब ऑक्सीजन और पानी मतलब नमी दोनों का एक साथ होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। अगर एक भी चीज हटा दें, जैसे ट्यूब बी से हवा या ट्यूब सी से नमी, तो जंग नहीं लगता। ये एक बुनियादी बात है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि दुश्मन कौन है, हवा और नमी। हाँ। दोनों मिलकर लोहे को खराब करते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इससे बचें कैसे? सोचिए जरा, हर साल कितना लोहा जंग की वजह से बर्बाद हो जाता होगा। हाँ बिल्कुल,
पुल, जहाज, रेल की पटरियां, गाड़ियां, घर के गेट, कितना नुकसान होता है। तो इसे रोकना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। किताब में कुछ तरीके बताए गए हैं। कुछ तो हम अपने घरों में भी करते हैं, जैसे लोहे की चीजों पर पेंट कर देना हाँ, पेंटिंग तो आम है। या तेल या ग्रीस लगा देना। ये सब क्या करते हैं, ये लोहे की सतह पर एक परत बना देते हैं, जिससे हवा और नमी सीधे लोहे तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, एक बैरियर बन जाता है। इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं, जैसे यशद लेपन, जिसे गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, क्रोमियम की परत चढ़ाना मतलब क्रोम प्लेटिंग, एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बनाना। हाँ, कई तरीके हैं। इनमें से यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजिंग काफी दिलचस्प है। इसमें होता क्या है कि लोहे या स्टील पर जिंक मतलब जस्ता की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। हाँ, गैल्वेनाइज्ड लोहा काफी इस्तेमाल होता है। पर यहाँ एक अजीब सी बात है। किताब कहती है कि अगर जिंक की ये परत कहीं से टूट भी जाए तब भी लोहा जंग से बचा रहता है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, परत टूट गई। हाँ, परत टूट गई तो हवा पानी लोहे तक पहुंच जाएगा, फिर जंग क्यों नहीं लगेगा? हाँ, ये बात थोड़ी थोड़ी हैरान करती है, लेकिन इसके पीछे भी विज्ञान है। असल में जिंक वो लोहे से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। अच्छा, ज्यादा रिएक्टिव मतलब वो लोहे के मुकाबले ज्यादा जल्दी रिएक्शन करता है। तो जब हवा और नमी दोनों मौजूद होते हैं और मान लीजिए जिंक की परत कहीं से टूट गई, तो लोहा और जिंक दोनों हवा नमी के संपर्क में आ गए। हाँ, लेकिन क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, वो लोहे से पहले खुद ही हवा नमी से रिएक्शन करना शुरू कर देता है। मतलब जिंक खुद संक्षारित होने लगता है और इस चक्कर में लोहे को बचा लेता है। अरे मतलब जिंक खुद कुर्बानी दे देता है लोहे को बचाने के लिए, है ना? बिल्कुल, इसीलिए इसे कभी-कभी बलिदानी संरक्षण या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी कहते हैं। जिंक लोहे के लिए एक तरह से बॉडीगार्ड का काम करता है। कमाल है। जब तक जिंक मौजूद है, वो पहले खुद निपटेगा, लोहे को बाद में आने देगा। ये एक बहुत ही क्या कहते हैं, चालाकी भरा तरीका है संक्षारण रोकने का। वाह, ये तो वाकई में मजेदार बात पता चली। तो एक तरीका हुआ परत चढ़ाना, जैसे पेंट या जिंक की। लेकिन एक और तरीका बताया गया है, मिश्र धातु एलॉय बनाना। हाँ, एलॉयज। और ये सिर्फ जंग रोकने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो धातु के पूरे कैरेक्टर को ही बदलने का तरीका है। हाँ, ये मिश्र धातु वाली बात तो और भी गहरी लगती है। किताब कहती है कि लोहा दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली धातु है, पर मजे की बात यह है कि हम उसे कभी शुद्ध रूप में इस्तेमाल ही नहीं करते। सही कहा। शुद्ध लोहा असल में काफी नरम होता है। अगर उसे गर्म करें तो वो आसानी से खिंच जाता है, मुड़ जाता है। हाँ, बड़े स्ट्रक्चर या मजबूत चीजें बनाने के लिए ये किसी काम का नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं? किताब बताती है कि अगर हम इस शुद्ध लोहे में बस जरा सा कार्बन मिला दें, सोचिए सिर्फ 0.05% के आसपास, तो इसकी पूरी काया पलट जाती है। सिर्फ 0.05%? इतना कम? हाँ। ये नरम लोहा एकदम से कठोर और मजबूत बन जाता है, और इसी कार्बन मिले लोहे को हम स्टील कहते हैं, जो हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है। बिल्कुल, स्टील तो हर जगह है, और ये तो बस शुरुआत है। अगर हम लोहे में कार्बन के साथ साथ निकिल और क्रोमियम जैसी दूसरी धातुएं भी मिला दें, तो हमें मिलता है स्टेनलेस स्टील। हाँ, घर के बर्तन याद कीजिए कितने कठोर होते हैं, और उन पर आसानी से जंग भी नहीं लगता। बिल्कुल, और यही मिश्र धातुओं की खूबी है, वो गुणों को पूरी तरह बदल सकती हैं। तो ये सब क्या है? ये मिश्र धातुएं हैं। तो ये मिश्र धातु असल में है क्या चीज? कैसे बनती है ये? हाँ, मिश्र धातु यानी एलॉय वो दो या दो से ज्यादा धातुओं का, या फिर एक धातु और एक अधातु जैसे लोहे में कार्बन का समांगी मिश्रण होता है। होमोजेनस मिक्सचर। समांगी मतलब? समांगी का मतलब है कि जो भी चीजें मिलाई गई हैं वो पूरी धातु में एक सार बराबर फैली होती हैं। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ ज्यादा कहीं कुछ कम। जैसे पानी में चीनी घोल दें तो हर घूंट एक जैसा मीठा लगता है ना, चीनी सब जगह बराबर घुल जाती है। हाँ, समझ गया। इससे बनाने का तरीका भी खास है। पहले जो मुख्य धातु है, जैसे स्टील के लिए लोहा, उसे पिघलाया जाता है। फिर उसमें दूसरी धातुएं या अधातुएं एक तय अनुपात में डालकर अच्छी तरह घोला जाता है। अच्छा, पिघलाकर मिलाते हैं? हाँ, जब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाता है तो इस पिघले हुए मिश्रण को धीरे धीरे कमरे के तापमान पर ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा होने पर हमें ठोस मिश्रण धातु मिल जाती है। सोने का भी जिक्र है। हम 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना मानते हैं। हाँ, 24 कैरेट मतलब एकदम प्योर गोल्ड। लेकिन ये इतना नरम होता है
कि इससे गहने बनाना मुश्किल है, वो आसानी से मुड़ जाएंगे, डिजाइन खराब हो जाएगा। हाँ, रोज पहनने वाले गहनों के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए गहने बनाने के लिए सोने में अक्सर चांदी या तांबा मिलाया जाता है ताकि वो थोड़ा कठोर हो जाए। हाँ, भारत में ज्यादातर 22 कैरेट सोने के गहने बनते हैं। इसका मतलब है कि अगर गहना 24 भाग का है तो उसमें 22 भाग शुद्ध सोना है और 2 भाग चांदी या तांबा या कोई और धातु मिली हुई है। अच्छा, 22 कैरेट का मतलब 22 हिस्से सोना और 2 हिस्से मिलावट। हाँ, और इसी मिलावट की वजह से गहने पहनने लायक मजबूत बन पाते हैं। अच्छा, तो मिश्र धातु बनाने से मजबूती बढ़ सकती है, जंग लगने से बच सकते हैं। क्या और भी गुण बदलते हैं? हाँ, और भी गुण बदलते हैं। जैसे अक्सर मिश्र धातु की विद्युत चालकता मतलब बिजली गुजारने की क्षमता और गलनांक यानी पिघलने का तापमान शुद्ध धातुओं के मुकाबले कम हो जाती है। ओह, चालकता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए? जैसे पीतल को लीजिए, ये तांबे और जिंक का मिश्र धातु है। हाँ, पीतल। या कांसा, ब्रॉन्ज, ये तांबे और टिन का मिश्र धातु है। हाँ, कांसे के बर्तन भी होते हैं। पीतल और कांसा दोनों ही बिजली के उतने अच्छे सुचालक नहीं है जितने कि शुद्ध तांबा होता है। तभी तो बिजली के तार शुद्ध तांबे के बनते हैं, पीतल या कांसे के नहीं। हाँ, ये तो सही बात है। तार तो कॉपर के ही होते हैं। और गलनांक कम होने का कोई उदाहरण? सोल्डर एक अच्छा उदाहरण है। ये सीसा, लेड और टिन का मिश्र धातु है। सोल्डर, जो टांका लगाने में काम आता है? हाँ, वही। इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। इसी वजह से इसे बिजली के तारों को जोड़ने मतलब टांका लगाने या वेल्डिंग करने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कम गर्मी में ही पिघलकर तारों को पकड़ लेता है। अच्छा, कम गलनांक की वजह से। एक और शब्द आया है किताब में, अमलगम। अमलगम क्या है? हाँ, अगर किसी मिश्र धातु में मिली हुई धातुओं में से एक पारा मतलब मर्क्यूरी हो तो उसे अमलगम कहते हैं। ओह, पारा मिला हो तो अमलगम। हाँ, जैसे जिंक का पारे के साथ मिश्रण जिंक अमलगम कहलाएगा। पारे के इस गुण का इस्तेमाल कुछ खास जगहों पर होता है। वाह, मतलब धातुओं को आपस में मिलाकर हम उनके गुणों को अपनी जरूरत के हिसाब से काफी हद तक बदल सकते हैं। बिल्कुल। ये तो जैसे धातुओं के साथ किचन में रेसिपी बनाने जैसा है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। लेकिन अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो इन सब बातों को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाती है। एक ऐतिहासिक अजूबा। अच्छा, क्या है वो? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ, आयन पिलर, खड़ा है। हाँ, सुना है उसके बारे में, देखा भी है शायद। ये कोई आज की बात नहीं। ये स्तंभ 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे प्राचीन भारत के कारीगरों ने बनाया था। 1600 साल, बहुत पुराना है। और इसमें हैरत की बात क्या है? हैरत की बात यह है कि 1600 साल से खुले आसमान के नीचे खड़े रहने के बावजूद, दिल्ली की धूप, बारिश, सर्दी सब झेलने के बाद भी इस लोहे के स्तंभ में लगभग न के बराबर जंग लगा है। क्या बात कर रहे हैं? 1600 साल में जंग नहीं लगा लोहे के स्तंभ में? हाँ, सोचिए, 1600 साल हम आज लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट, गैल्वनाइजिंग, न जाने क्या क्या करते हैं, और वो भी 100% कामयाब नहीं होता। सही बात है। और उन कारीगरों ने 16 सदी पहले ऐसा लोहा कैसे बनाया या उसे कैसे ट्रीट किया कि वो आज तक जंग को मात दे रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये स्तंभ लगभग 8 मीटर ऊंचा है और इसका वजन करीब 6 टन यानी 6000 किलो है। बाप रे, 6 टन! ये वाकई में प्राचीन भारतीय धातुकर्म मतलब मेटलर्जी के ज्ञान और कौशल का एक जीता जागता सबूत है। दुनिया भर के वैज्ञानिक सालों से इसकी जांच कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। क्या पता चला कुछ? पूरी तरह से नहीं। क्या इसकी सतह पर कोई अदृश्य परत है या लोहे के अंदर ही कुछ ऐसा मिलाया गया है, या आज भी पूरी तरह से एक रहस्य है? ये लौह स्तंभ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो विज्ञान हम आज किताबों में पढ़ रहे हैं उसे शायद हमारे पूर्वजों ने हमसे कहीं ज्यादा गहराई से समझकर इस्तेमाल भी किया था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि संक्षारण जैसी समस्या को समझना और उसका हल निकालना कोई नई बात नहीं है। ये ज्ञान और तकनीक का अद्भुत संगम है। तो चलिए आज की इस बातचीत का सार निकालते हैं। हमने शुरुआत की संक्षारण से, समझा कि कैसे हवा और नमी के संपर्क में आकर धातुएं खराब होती हैं। चांदी का काला पड़ना, तांबे का हरा होना और सबसे आम लोहे में जंग लगना। हाँ, और हमने वो प्रयोग भी देखा जिससे पता चला कि लोहे में जंग के लिए हवा और पानी दोनों जरूरी हैं। फिर हमने जंग से बचाव के तरीके देखे, पेंट, तेल, ग्रीस लगाना, और 2 खास तरीके, यशद लेपन, गैल्वनाइजिंग,
जिसमें जिंक लोहे के लिए कुर्बानी देता है। हाँ, वो बलिदानी संरक्षण। हाँ, और मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातुओं की दुनिया में हमने देखा कि ये दो या ज्यादा धातुओं या धातु और अधातु का समांगी मिश्रण है, जिन्हें पिघलाकर और मिलाकर बनाया जाता है। हाँ, और हमने देखा कि कैसे थोड़ी सी मिलावट से धातु के गुण बदल जाते हैं। नरम लोहा कार्बन मिलाकर मजबूत स्टील बन जाता है। और निकल क्रोमियम मिलाने से बेदाग स्टेनलेस स्टील। हमने सोने के गहनों में मिलावट का राज समझा कि 22 कैरेट क्यों होता है। हाँ, और पीतल, कांसा, सोल्डर और अमलगम जैसे दूसरे मिश्र धातुओं के बारे में भी जाना। और आखिर में हमने दिल्ली के उस 1600 साल पुराने लौह स्तंभ के अजूबे को देखा। हाँ, जो प्राचीन भारत के धातु विज्ञान की ऊंचाई का प्रतीक है और हमें आज भी हैरान करता है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। हमने देखा कि कैसे धातुओं में दूसरी चीजें मिलाकर, मतलब मिश्र धातु बनाकर, हम उनकी कठोरता, चालकता, गलनांक जैसे गुणों को बदल सकते हैं। जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कितनी ही चीजों में, हमारे फोन से लेकर हमारी गाड़ियां, हवाई जहाजों तक, ऐसे ही कितने और अनदेखे अनजाने बदलाव या सुधार, मतलब मटेरियल मॉडिफिकेशंस किए गए होंगे, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं। हाँ, सही कह रही हैं। हम उन पर निर्भर हैं, पर शायद जानते भी नहीं कि उनके अंदर क्या रेसिपी छुपी है। ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास की चीजें कैसे डिजाइन और अनुकूलित की जाती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद हर चीज के पीछे एक ऐसी ही कहानी है। खैर, आज इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।